नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक की। आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको चैनल से जुड़े सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश सरकार के अधीनता में रहा था और उसके पश्चात जब हम स्वतंत्र हुए तो हमें हमारी आर्थिक नीतियां बनानी थी। इन आर्थिक नीतियों ने हमारे लिए बहुत सी वे बातें छिपी हुई थी जो हमारे भविष्य का निर्माण करने वाली थी। इनमें से कौन सी नीति हमारे लिए उपयुक्त रहने वाली है, ये सोचनीय विचारणीय विषय थे। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी जो केवल कुछ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भूतपूर्व सोवियत संघ को उस नीति के पक्ष में नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन खेत कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध जैसे भारत देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था, क्यों इससे साथ ही साथ वहाँ के कुछ एक बुरे प्रभाव भी हमारे नेताओं के सामने आने शुरू हो गए थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी भी व्यवस्था के तहत किसी भी स्थिति में समाजवादी नीतियों को नहीं अपनाना चाहते थे। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और शुभचिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यदि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार से समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से कमियों से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का एक सशक्त क्षेत्र होगा। इसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। अर्थात ऐसा कोई व्यवस्था अपनाने के बारे में बातचीत की जा रही थी, सोच विचार किया जा रहा था जो समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का एक सशक्त क्षेत्र होगा। इसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। अर्थात ऐसा कोई व्यवस्था अपनाने के बारे में बातचीत की जा रही थी, सोच विचार किया जा रहा था जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रित रूप हो। अर्थात सारी संपत्ति जो है वो सरकार के अधीन भी नहीं जाए और सारे क्रियाकलाप निजी क्षेत्र के हाथ में भी नहीं रहे। ऐसी ही नीतियों पर विचार हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा था। अतः भारत सरकार के लिए कोई ऐसी योजना चुननी आवश्यक थी जो भारतीयों के लिए उस व्यवस्था अनुसार पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो सके। इसलिए भारत सरकार ने के लिए यहाँ 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक था। 3 प्रश्न थे जिनका उत्तर देना उनके लिए आवश्यक था। ये प्रश्न थे कि देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए
उत्पादित इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करें अथवा पूंजी यानी कि मशीनों का, और फिर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से वितरण किया जाए। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 3 बातें थी जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थी और इनके उत्तर भी इन्हें चाहिए थे। इसके उत्तर में बाजार शक्तियाँ, इसमें बाजार व्यवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां निजी व्यक्ति का अधिपत्य रहता है। किसका? निजी व्यक्ति का अधिपत्य रहता है और सारी संपत्तियां, सारे कार्य निजी व्यक्ति के पास ही जो है वो रहते हैं, और सारी जितनी भी व्यवस्थाएं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो सरकार के अधीन में रहकर सारी संपत्तियों और सारी क्रियाकलापों को निर्धारण और संचालन निजी व्यक्तियों के द्वारा ही होता है। इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, इसमें वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सुलभता से बेचा जा सके। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन किया जाएगा, और यदि साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन किया जाएगा। अब यहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएं थी कि श्रम प्रधान व्यवस्था को अपनाया जाए या पूंजी प्रधान व्यवस्था को अपनाया जाए। यह भी 2 बातें लागू रहती हैं कि यदि श्रम सस्ता है तो श्रम प्रधान व्यवस्था को अपनाया जाता है, और यदि पूंजी सस्ती है तो पूंजी प्रधान व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। श्रम सस्ते का मतलब यहाँ यह है कि यदि श्रमिक सस्ते हैं, उनकी लेबर कम है, तो यहाँ अधिकतर कार्य श्रमिकों के द्वारा करवाया जाएगा, और ये व्यवस्था जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। जबकि जहाँ पूंजी सस्ती है, जिसका अर्थ ये है कि वहाँ अधिकतर कार्य मशीनों के द्वारा करवाया जाएगा, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होगा, और वहाँ श्रमिकों का कम प्रयोग किया जाएगा, वहाँ इस तरह की व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। वहाँ वो अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए कितने हैं, अर्थात इसीलिए ही उसे जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आवश्यकता की वस्तुओं से अधिक विलासिता की वस्तुओं पर, अर्थात महंगी वस्तुओं पर अधिक फोकस किया जाता है, न कि आवश्यक वस्तुओं पर। और अब यदि अगर बात की जाए समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऊपर के तीनों प्रश्नों के उत्तर थोड़े अलग ढंग से देती है। यहाँ समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। माना यह जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों के व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता। सरकार यहाँ सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कल्याण के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होती है। फिर बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जो कि भारत सरकार ने अपनाई हुई है। अर्थात यहाँ कुछ उत्पादन जो है वो निजी पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है, और कुछ उत्पादन जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार के द्वारा किए जाने वाले उत्पादनों में रसायन, खनिज, परमाणु, रक्षा से संबंधित जुड़े मामले होते हैं, जबकि इनके बाद बचे हुए सभी मामले निजी उद्योगपतियों को सौंप दिए जाते हैं। यहाँ सरकार रासायनिक व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करवाता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है। सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। इसीलिए खनिज, परमाणु से जुड़े, इसके अलावा रक्षा,
से जुड़े मामले सरकार समय देखती हैं और बाकी सभी मामले जो हैं वो निजी पूंजीपतियों के द्वारा देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।